Welcome back to English classes. Today we are to study narration. अभी हम narration पढ़ रहे हैं. पिछली वीडियोस में आपने इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस देखा था. आज हम असर्टिव सेंटेंस का आखिरी फॉर्म यानी कि एक्सक्लेमेटरी पढ़ने वाले हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है इस चैप्टर का. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो आई होप कि एक्सक्लेमेटरी से आप पहले से परिचित हैं, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं? मतलब कि वे वाक्य जिनमें विस्मय या एक्सक्लेमेशन या आश्चर्य का भाव दिया होता है उनको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं. ग्रामर में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यानी इनको प्रेजेंट करने के लिए इनके एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म्स का प्रयोग करना होता है. भाव के अनुसार वो होते हैं. हम इसे पहले जान लेते हैं. यदि कोई बहुत खुश है तो वह अपने भावनाओं को हुर्रे शब्द से व्यक्त करता है. अगर कहीं कोई बोल रहा है और उसमें ये दिखे तो आप उसको खुशी का भाव कहिएगा. ठीक है ना, समझ लीजिएगा कि वो खुश है, उसे विजय मिली हुई है, वो कहीं ना कहीं जीत के आ रहा है तो वो हुर्रे शब्द का प्रयोग करेगा. दूसरा, अगर अलॉस दिया हो तो आप इसका ठीक विपरीत लीजिएगा कि गम या तीव्र दुख, बड़ा दुख जिसको कहते हैं, ऐसी कोई चीज हुई है तब सामने वाला अलॉस शब्द का प्रयोग करता है. तीसरे नंबर पे अगर हम आगे बात करें तो इसमें ओह, अफसोस की भावना को दिखाने के लिए आपको ये टर्म प्रयोग करना होगा या आपको मिलेगा किसी वाक्य में, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे अफसोस का भाव है. अगर इसी में आह है तो फिर ये वेदना या पीड़ा को दिखाएगा, ध्यान रखेंगे. इसी में आहा है, आहा, तो ये संतुष्टि की भावना को दिखाता है, संतुष्टि की भावना को दिखाता है. इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, इसमें अगर फाई है अथवा पूह है तो ये घृणा या फिर नफरत की भावना को दिखाता है ना, घृणा या नफरत की भावना को दिखाता है. नेक्स्ट, इसके अलावा अगर किसी वाक्य की शुरुआत में व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, विच आ जाए ना, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साथ में हो, तो ये सभी आश्चर्य की भावना को दिखाते हैं. इससे आगे हम और भी बढ़े. अगर कहीं कोई वाक्य हो इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में, और व्रावो ऐसा उच्चारण हो, व्रावो, तो फिर इसमें भाव बहादुरी का छुपा हुआ होता है. जब कोई एक्ट ऑफ वैलोर करता है तो आपको ये एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेशन देना होता है. इसके अलावा वेल डन, ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला है. इसमें जब कोई कुछ अच्छा करके आता है तो उसको शाबाशी दी जाती है, और शाबाशी की उस भावना को वेल डन, जैसे मैं कहूं कि वेल डन राहुल, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. राहुल, तुमने कमाल कर दिया, तुम पूरे जिले में टॉप कर गए हो. गॉट इट? तो शाबाशी देने की भावना को हम वेल डन से एक्सप्रेस करते हैं, याद रहेगा. अब इन वाक्यों को से रिलेटेड जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम हैं उनको हम क्रमिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे. पहला तो ये कहता है ना, जो इनका रूल 1 होते हैं कि आरवी अगर पास्ट में है, ठीक है, और आर्यस में ना हुर्रे शब्द आया हो, ठीक है, तो इसके बदले सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलना है. जाहिर सी बात है कि खुशी की भावना के साथ वो व्यक्त किया गया है. एक्सक्लेम्ड विथ जॉय
आप कहेंगे। गॉट इट। इसके बाद एक्स, अगर आरएस में अलास दिया हो, रे के बदले अलास दिया हो, तो इसको आप एक्सक्लेम्ड विथ सारों में बदल दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि जो फीलिंग या जो सेंस वहां पे है आरएस में, उसी सेंस के अकॉर्डिंग आरवी का जो वर्ब है वो बदल जाता है। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, आपने पीछे ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस में किया था, ऑप्टेटिव में भी किया था। यदि अच्छी भावना थी, शुभ कामना थी, तो आपने मे और विश का प्रयोग किया था, और उधर विश्ड या डिजायर्ड का प्रयोग किया था, उसमें कन्वर्ट किया था। ठीक उसी तरह से अगर बुरी भावना थी, अशुभ भावना थी, बद्दुआ था, अभिशाप का भाव था, तो आपने कर्स क्रिया का प्रयोग किया था। गॉट इट। इंपरेटिव में चलते हैं। इंपरेटिव में आपने आदेशात्मक भावना होने पे ऑर्डर्ड अथवा कमांडेड में इसी सेट टू को बदला था। तीसरा, यदि वाक्य में प्लीज दिया होता था तो आपने क्या किया, रिक्वेस्टेड में बदला था उसको। और यदि वाक्य में कोई एडवाइस है, कोई सजेशन था, तो आपने क्या किया था, वहां उसको सजेस्टेड अथवा एडवाइज्ड में बदल दिया था। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे हियर वी आर टू यूज, यहां पर भी हम ऐसा ही प्रयोग करने वाले हैं कि एट फर्स्ट यू आर टू सेंस, टू फील द सेंस। आपने सेंस किया कि हुर्रे, हुर्रे का अर्थ क्या हो रहा है, तो जब हम खुश होते हैं, विजयी होते हैं, तो वो एक्सक्लेमेशन निकलता है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, या इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप। बहुत बड़ी बात है विश्व कप जीत जाना। तो वहां पे हम बात करेंगे इसकी। फिर अलाश, अलास प्रयोगी होता है जब एकदम से कोई डाउन हो, डीप डाउन इन हार्ट हो, समझ रहे हैं? डीप डाउन मतलब दिल टूटा हुआ हो, एकदम मायूसी हो, हताशा हो, निराशा हो, तो अलास जैसे एक्सप्रेशंस नेचुरली। और जब अलास आएगा तो इसे इधर एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दैट इज वाई इसे आप एडजेक्टिव की तरह देखें ग्रामर की चश्मे से, तो आप क्या पाओगे कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कह रहे हो आप, या एक्सक्लेम्ड विथ सारो कह रहे हो। इज दैट क्लियर? लेट अस सी। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि अगर इसमें ओह है ना, आह है, तो वो अफसोस दिखा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, तो डिसअपॉइंटेड का प्रयोग कर सकते हैं। आहा है, वो एग्रीएबल सीन को दिखा रहा है, तो सेटिस्फेक्शन का भाव, संतुष्टि का भाव, है ना। इसका प्रयोग कब करते हैं? आहा। कोई बताएगा आप में से? जरा सोचिए कि आहा का प्रयोग कब करते हो आप? जब कोई ऐसा दृश्य या ऐसी चीज आपको मिले देखने को कि मन एकदम से, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत दिन से कोई खास अपना पसंदीदा मीठा खाना चाहते हो, मिठाई खाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन समहाउ आप उसे नहीं खरीद पा रहे हो, वहां तक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मन बना है सुबह से ही कि आज चलेंगे फला दुकान पे, तो हम वो रसमलाई उसका खाएंगे, ठीक है। और जब सुबह होता है, दोपहर होता है, आप जाने के लिए निकलते हैं, फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क आता है, आज भी नहीं गए, शाम हो जाती है, आज प्लान कैंसल हो गया। अब वो भावना तो आपकी मन में रही, रसमलाई खाना था, रसमलाई खाना था, लेकिन शाम को कॉल आती है कि वो पड़ोसी के वहाँ जाना है बर्थडे पार्टी में। आप भी जाते हो विश करने, और वहाँ पे आपको वही रसमलाई जो सुबह से खाने की इच्छा हो रही थी, वो आपके सामने है, वो आपको सर्व की जाती है। अब उसे आप उसी पसंदीदा दुकान की रसमलाई को जब खा रहे हैं, तो क्या फीलिंग आएगी, जरा सोचिए, है ना। आप फील ले सकते हैं, बिना खर्चे में ये फीलिंग मिल रही है, तो क्या क्या फील आएगा? आहा, कितना स्वादिष्ट मिठाई है। सामने वाले को आप बर्थडे विश करने गए हैं और मन ही मन कह रहे हैं खूब दिन जियो। भगवान कह रहे हैं साल में 2 बार बर्थडे मनाओ, 2 बार रसमलाई खाने को मिलेगा।
है ना, लाइक दिस। तो ये जो एग्रीएबल फीलिंग है दैट इज नोन एज सेटिस्फेक्शन। वो जो एक संतुष्टि का भाव देता है, उसके लिए अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड है, आहा। याद रखिएगा। आगे फाई, ये डिस्गस्ट को दिखाता है, धिक्कार को दिखाता है। लोग कहते हैं ना, लानत है ऐसी, है ना। जैसे कल को आप लोगों की नौकरी लगेगी, शादी विवाह होगा और पत्नियां आपसे तमाम तरह के खर्चे डिमांड करेंगी, है ना, तीज त्योहारों में, और आप अपना रोना धोना लगाए रखेंगे, कैसे होगा, ये है, इतना ही सैलरी है, इसमें कैसे होगा, कैलकुलेटेड है, बच नहीं पा रहा है। कोई त्योहार आया, बेबी ने कहा कि भाई इस बार तो हमको 10,000 वाली ये साड़ी चाहिए। अब सोचिए, आप कह रहे हैं यार किसी तरह काम चला लो, 5 ही हजार है। अब वो नहीं मानने को तैयार है, नहीं 10,000 वाली ही चाहिए। और आप कह रहे हो कि ये 25 दिन में ही खत्म हो जाएगी सैलरी, 10,000 कर्जा लग जाता है हर महीने। जरा सोचो। तो वो जो फीलिंग है ना, वहां पे वो पत्नी कैसे रिएक्ट करेगी आपके साथ? लानत है आपकी कमाई पर, धिक्कार है आपकी कमाई पर। हाँ, 10,000 की एक साड़ी नहीं दिला सकते। अब उस समय आप सोचो, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ जो टर्म प्रयोग करना है वो है फाई, इजंट इट। इसका अमेरिकन वर्जन होता है पू, POOH। मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, आप चाहे तो नोट कर ले। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक्सक्लेमेटरी टर्म होता है दैट इज नोन एज व्हाट और विच और हाउ। जब भी कहीं आपको किसी वाक्य में व्हाट से ओपनिंग मिले और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होना, समझ जाइएगा कि सामने वाला बंदा कुछ ऐसा देख लिया है जो नहीं देखना था। मतलब कि he was not expecting at all to see that scene, that sight, or he had faced a situation which was unexpected. He was not expecting at all. वो ऐसी सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़ा सांप देख ले, अचानक से रास्ते में जा रहे हैं और इतना विशाल सांप देख ले जो आमतौर पे आप नहीं देखते हैं, आपके मन में क्या फीलिंग आएगा? व्हाट अ बिग स्नेक, कितना बड़ा सांप है ना। कोई व्यक्ति जो सामान्य सा व्यवहार करने वाला है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपने मेजर कर रखा है कि इससे ही इतना तक होता है, और वो व्यक्ति कभी बियॉन्ड द लिमिट जाके और कुछ काम कर दे, ठीक ना, तो आपकी फीलिंग क्या होगी? अरे कितना खतरनाक आदमी है ये, व्हाट अ डेंजरस मैन यू आर। तो व्हाट एक्सप्लेन करेगा आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंस को। यू विल हैव टू यूज दिस, यू विल हैव टू सेंस दिस। सेंटेंस में कहीं भी आ जाए तो आप सेंस कर लेंगे, एंड आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रूल्स। ये रूल्स है, आरबी अगर पास्ट में है, आरएस में हुर्रे आया तो एक्सक्लेम्ड विथ ज्वाय में बदलोगे, अल्लास आया तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलोगे। दूसरे नंबर पे चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि आरवी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए, आरवी और आरएस को कनेक्ट कैसे करोगे? तो फिर आप चलेंगे, ये अंतिम में है, एक्सक्लेमेटरी पांचवा पार्ट है, और पहले पार्ट में आपने पढ़ा था कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आज फिर वहीं पे वही कंजक्शन यहां पे आएगा। एक और रूल जिसे फॉलो करते हो या फॉलो करना कंपलसरी है, वो ये होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, शुरुआत एक्सक्लेमेटरी भाव में हो रहा है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसको डिच कर देते हैं, और वहां पे असर्टिव सेंस। अब कोई कहेगा कि सर ये एक्सक्लेमेटरी क्या है और असर्टिव क्या है, तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर वाक्य की शुरुआत व्हाट से हो रही है ना, कि व्हाट अ मैन, क्या आदमी है यार, तो या व्हाट अ कार, कोई गाड़ी देखा आपने और कहा ओ, है ना, तो व्हाट अ कार, तो इस पैटर्न को चेंज कर देना है। अब व्हाट हट जाएगा और इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट।
इस पैटर्न पे चलेंगे, और इस पैटर्न पे जब चलेंगे तो वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। यही काम करना होता है। तो ये कुल 3 नियम हुए। आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। पहले क्या कहते हैं कि रोहित सेड टू विराट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, हुर्रे वी हैव वन द वर्ल्ड कप। देखेंगे, रोहित सेड टू विराट, हुर्रे वी हैव वन द वर्ल्ड कप। रोहित ने विराट से कहा कि हम विश्व कप जीत गए हैं। खुशी की बात को, खुशी से अपने एक्सप्रेशन को दे रहे हैं। अब इसको आपको चेंज करना है, तो यहां पे सेड टू कैसे बदलेगा? ये हुर्रे की वजह से बदलेगा, क्योंकि सारा जो इस वाक्य का समझिए कि सेंस है ना, उसे एसेंशियली इस टर्म ने प्रिजर्व कर रखा है। अब उसको आपको बाहर लाना है। तो इस सेड टू को आप रोहित एक्सक्लेम्ड विराट, इन्होंने विराट से कैसे कहा? विथ जॉय। ध्यान रखेंगे, अब यहां एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में जो ऑब्जेक्ट होता है, एक तरीका यह भी होता है कि इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, बीच में ले लिया जाता है। खुद अर्थ निकाल के देखिए कि रोहित एक्सक्लेम्ड विराट विथ जॉय, रोहित ने विराट से खुशी की भावना के साथ कहा। क्या कहा? दैट से कनेक्ट करिए, यहां पे दैट से कनेक्ट किया आपने, दैट वी हैव वन द वर्ल्ड कप। अब यहां पे मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, देखिए फर्स्ट पर्सन है, नंबर कौन सा है? प्लूरल, वी है, तो इससे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहां पर थर्ड पर्सन है और रोहित यानी कि सिंगुलर नंबर है। अब इसे प्लूरल में जाएंगे तो यहां पे दे हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल दे हुआ ही करता है। आप पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। तो कमिंग टू द पॉइंट, विराट विथ जॉय दैट दे, अब यहां पे हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो एज पर द रूल्स ऑफ टेंस, जो टेंस के नियम है उनके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे तो दे हैड हो जाएगा, और वन द वर्ल्ड कप। दे हैड वन द वर्ल्ड कप। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इज देयर एनी डाउट? If you find any kind of doubt, now you may ask me. You can put your questions through comment section, isn't it? Or you can DM also. By the way, hooray, we have won the World Cup. हमने मैच जीत लिया है, तो exclaimed with joy. सेम सेंस। यहां पे अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां पे हो फॉर एग्जांपल कि माया said to the media या टू द रिपोर्टर्स, ठीक है ना, स्पोक्स पर्सन जो होते हैं उनसे, अलाश माय पार्टी हैज लॉस्ट इट्स बेस। बात करना, एक पॉलिटिकल सेंटेंस है, उसमें फीलिंग क्या है कि माया सेड टू रिपोर्टर्स, मायावती ने, सॉरी यहां पे माया से हमारा आशय मायावती से है, तो पूर्व मुख्यमंत्री थी। तो माया सेड टू द रिपोर्टर्स, माया ने रिपोर्टर से कहा, क्या कहा? अलाश माय पार्टी हैज लॉस्ट इट्स बेस। चुनाव में सारी सीटें हारने के बाद उनकी पार्टी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मीडिया वालों ने पूछा था
कि क्या कहना है आपको कि कोई सीट नहीं मिली है आपको पूरे प्रदेश में, एक भी सीट नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा था अलास। अलास का मतलब दुख की भाव, मतलब वो बहुत दुखी होंगी, जाहिर सी बात है। तो माई पार्टी हैज लॉस्ट इट्स बेस, मेरी पार्टी का मतलब मेरे दल का जो जनाधार था वो खिसक गया, खत्म हो गया, है ना। आपने भी नोटिस किया होगा, भले आपकी राजनीति में रुचि हो ना हो, रिजल्ट तो सबको प्रभावित करता है। जो भी, जैसे आप एस्पिरेंट हो, आज सीटेट के एस्पिरेंट हो, यू वांट टू बी ए टीचर ना, तो आपको अच्छे से पता है कि जिस दौर में हम जी रहे होते हैं उस दौर की राजनीति का हमारे सामाजिक जीवन पे और खासकर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष असर पड़ता ही पड़ता है। आप बच नहीं सकते हैं। आप ये कह के नहीं जा सकते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना। अरे भाई, आपके बच्चों का भविष्य इस देश की राजनीति से जुड़ा है, यू कांट डिनाई। तो उस समय उनका जो स्टेटमेंट आया था, आई जस्ट रिमेंबर, मुझे याद है, ये 2 दशक पहले की बात है, स्टिल मुझे याद है, क्योंकि उस समय मैं भी एस्पिरेंट हुआ करता था। तो वो रिजल्ट मैं देखता था, बस क्या हुआ, क्या बोला गया। तो अलास को अब कन्वर्ट करना है आपको, तो कैसे करोगे? यहां सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ शारो में बदल दोगे, तो आंसर क्या होगा? माया exclaimed the reporters with शारो। अब ये शारो दिखा रहे हैं कि वो दुखी थी, जाहिर सी बात है। विथ शारो, दैट से कनेक्ट करेंगे, माई पार्टी है तो हर पार्टी हो जाएगा, चूंकि फीमेल है तो हर पार्टी, हैज है तो हैड हो जाएगा, लॉस्ट द बेस, इट्स बेस। माया ने कहा रिपोर्टर्स से कि मेरी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। दिस इज, तो ये आपको रे और अलस से रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स थे वो इस पे हैं। आप इसे नोट कर लेंगे, फॉलोअप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आगे चल के आपको ये सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेंस देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक होता है मेरे हिसाब से, वो होता है जिसके नाम से ये टॉपिक है, आश्चर्य वाले भाव। तो रूल कहता है, यहां पे हम आपको रूल 4 बता दें इस चैप्टर का, कि यदि आरवी पास्ट में है ना, पास्ट में हो और आरएस में व्हाट, हाउ, ये सब आया हो ना, और इसके बाद व्हाट या हाउ आया हो, तो आपको करना क्या होता है कि सेड टू को सरप्राइज्ड या अमेज्ड में बदल देते हैं। बाकी का नियम वैसे ही रहेगा जैसे इसके पहले वाले में था। एग्जाम्पल से देखते हैं, He said to me, what a dangerous man you are. उसने मुझसे कहा कितने खतरनाक आदमी हो भाई। अब इस वाक्य को आपको
कन्वर्ट करना है। तो यहां पे आए हुए व्हाट के लिए आप इस शेड टू को कन्वर्ट करते हैं। तो ही exclaimed me with surprise। विथ सरप्राइज इसका मतलब आश्चर्य की भावना के साथ उसने एक्सप्लेनेशन किया। क्या कहा? दैट आई वॉज, ध्यान रखिएगा, मी है, यहां यू है, तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ये आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं मी है, तो मी का नॉमिनेटिव फॉर्म यानी कर्ता कारक क्या होता है? आई होते हैं। तो आई यहां पे आ गया, आर है प्रेजेंट के लिए, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग किया गया। आई वाज, हाँ यहां पे वेरी डेंजरस, और वाज वेरी डेंजरस मैन। ध्यान रखेंगे इस व्हाट को रिप्लेस करने के लिए हमें दो एडजेक्टिव्स में से भावानुसार यानी आवश्यकता अनुसार एक का प्रयोग करना होते हैं। एक एडजेक्टिव वेरी है और दूसरा होता है ग्रेट। वेरी अथवा ग्रेट, यही दोनों प्रयोग होते हैं व्हाट हाउ से रिप्लेस होने के बाद, याद रख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सी said to her father, she said to her father, कामा इन्वर्टेड कामा में हाउ टफ मैथ्स इज। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी कितना कठिन है गणित, है ना, एक्सक्लेमेशन के साथ कहा, आश्चर्य की भावना के साथ। तो अब इस वाक्य को आपको एक्सप्लेन करना हो यानी कि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो इस हाउ के बदले देखिए क्या सेंस का होगा। पहले तो सेड टू सी exclaimed her father with surprise, with surprise that I was very how tough maths is, that maths was very tough। समझ में आया? दैट मैथ्स वॉज वेरी टफ, वाट को वेरी ने रिप्लेस किया, गणित विषय के लिए आया है, गौर करेंगे। समटाइम्स किसी पर्सनैलिटी के लिए, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का जिक्र आएगा तो वेरी से वहां पे आप रिप्लेस नहीं कर सकेंगे व्हाट को या हाउ को, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी केवल वेरी का एग्जांपल हुआ दोनों। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे हम लेते हैं he said to me, what an actor Mr. Bachchan is। गौर करेंगे, he said to me what an actor Mr. Bachchan is। उसने मुझसे कहा अमिताभ बच्चन कितने जबरदस्त कलाकार हैं। व्हाट एन एक्टर, कितनी जबरदस्त कलाकार हैं अमिताभ बच्चन। अब इस बात को देखिए, तो ही exclaimed me with surprise
उसने सरप्राइज के साथ कहा दैट मिस्टर बच्चन was a great actor। यहां पे ध्यान रखिएगा कि क्या यहां हम मिस्टर बच्चन वाज अ वेरी एक्टर कह सकते हैं? तो नहीं, यही बताना था आपको कि वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ग्रेट का प्रयोग करेंगे। पर्सनैलिटीज, लिविंग पर्सनैलिटीज के साथ whenever we are to use, we will use great. This is the way to translate the exclamatory sentences. Okay, next